हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड विज्ञान पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ करा दी। ये आपकी फिफ्थ क्लास है और ये यूनिट 6 इसमें मैं कराने वाली हूँ। जो बल इसमें यूनिट दिखाई दे रही, पेशीय गुरुत्व और चुंबकीय बल, ये मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, अभी सुबह की वीडियो में कराया है। और आज मैं आपको पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, गुण, संरचना, मिश्रण की संरचना, पृथक्करण, ये आपकी लास्ट यूनिट है। और आज से आपका विज्ञान का जो सिलेबस है और विज्ञान सब्जेक्ट जो आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको बिना स्किप किए पूरा पढ़िएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ जिसको हम मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता क्या है? हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है या जो स्थान घेरती हैं वो पदार्थ कहलाती है, ठीक है। क्या होता है? वे वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो क्या करती हैं, जो किसी भी स्थान को घेरती हैं, वो क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। या जिनका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपनी एहसास किया जा सकता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास करते हैं, ठीक है। तो ये सब पदार्थ कहलाती हैं। जैसे आप अपने स्कूल या घर या आसपास के बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जिनका आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे जैसे आपका कुर्सी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार के पदार्थ ही हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। कुछ वस्तुएं जो होती हैं कई सारे पदार्थों से बनी होती हैं और कुछ वस्तुएं जो होती हैं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या होता है? नंबर 1 ठोस। ठोस के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं। ठोस तो आप जानते हैं, जैसे कि आपने ईंट देखी होगी, ठीक है। आपने ईंट देखी होगी, बर्फ़ देखा होगा, ठीक है। ईंट है, बर्फ़ है आपका, और कांच की गोलियां हैं, कुछ भी आप ठोस चीज़ें, आपने बहुत सारी ठोस चीज़ें देखी होंगी। तो ये देखिए, इसमें ईंट बनी हुई है, ठीक है। और इसमें ये पदार्थ का जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं पहले एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे कांच की गोली को आप क्या करते हैं, एक थैले से निकाल कर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें क्या होता है। उसकी बनावट जो होता है और उसका आकार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कांच की गोली को किसी ग्लास में रखें या कांच की गोली को किसी भी बर्तन में रखें, उसकी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप ग्लास में रखेंगे तो भी वो कांच की गोली गोली ही रहेगी, और अगर आप किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वो कांच की गोली गोली ही रहेगी। तो वही उसी के आधार पर इन अवस्थाओं को बांटा के देखिए। ठोस में कण बारीकी से होते हैं। देखिए इसमें जो कण हैं, जो वो कितने कितने पास पास हैं, ठीक है। देखिए कितने पास पास इसमें कण हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण, यानी ज़्यादा होने के कारण, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। यानी इनके अंदर जो ये जो कण होते हैं ये इतने नज़दीक होते हैं, और इनका जो कणों का जो आकर्षण बल होता है वो इतना नज़दीक होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है कि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यानी आप एक ईंट का आकार देखा होगा आपने, ये ईंट का आकार होता है, ठीक है। कांच की गोली का आकार आपने देखा होगा, बुक का आकार आपने देखा होगा, ठीक है। मेज का आकार देखा होगा। तो ये सब जो ठोस चीज़ें होती हैं तो इनका आकार आपको दिखाई देता है, ठीक है। ठोस के कुछ आम उदाहरण हैं, जैसे कि पत्थर, ईंट, बॉल, कार, बस आदि। तो आपको पता चल गया कठोर चीज़ें यानी ठोस कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रव। द्रव क्या होता है? द्रव के कणों में के मध्य जो बंधन होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। द्रव को हम क्या कहते हैं? द्रव एक तरीके का पानी होता है, ठीक है। पानी जिसे हम जल, ये हमारा द्रव है। पानी है हमारा, और पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हमारा क्या है? द्रव है, ठीक है। इनका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। कैसे नहीं निश्चित होता, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपने 1 लीटर पानी को लिया और उसको आपने किसी भगोने में डाल दिया, ठीक है। अब क्या कि आपने देखा कि वो उस भगोने का आकार ले लेता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपने उस पानी को क्या किया, निकाल कर किसी और बर्तन में डाल दिया, ठीक है। तो क्या करता है, आपने जैसे ग्लास में डाला तो वो ग्लास का आकार ले लेता है, यानी पूरे ग्लास में भर जाता है। आपने किसी भी बर्तन में डाला वो उसका आकार ले लेता है, यानी जो आपका पानी है इसका कोई आयतन या आकार निश्चित, सॉरी, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होते हैं, अतः कण गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब इसे जिस आकार में डाल दो उसी में ढल जाता है, यानी आप पानी को जिस बर्तन में रख देंगे वो उसी में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो जिस आकार में डाल दोगे उसी आकार में ढल जाएगा, लेकिन इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं गैस। गैस गैस आप तो जानते हैं कि क्या होती है, जैसे कि आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जो एलपीजी आती है आपके घर में जिसे आप जलाते हैं, या कोई भी गैस, ठीक है। तो गैस के कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होते हैं। ठोस जो होते हैं उसमें जो आपके कण होते हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं, द्रव में ठोस से कम होते हैं, और गैस में ठोस से भी कम। आपके जो गैस के जो कण होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, वो ठोस और द्रव के तुलना में कम होता है। कण जो है बहुत गतिमान होते हैं। इनका ना तो निश्चित आकार ही होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। इनका तो ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, दोनों इनका निश्चित नहीं होता है। जैसे जैसे घर में आप कोई जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा आपने, उसमें काले भूरे रंग का धुआं निकलता है, ठीक है। उस धुएं की बनावट और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। ये जिस स्थान पर रख दिए जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इनमें क्या होता है, इसी अवस्था को हम गैस कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठोस क्या होता है, जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, और जिनके अणु बहुत पास पास होते हैं वो ठोस कहलाते हैं। द्रव क्या होता है, द्रव वे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके अणु जो होते हैं वो द्रव ठोस की तुलना में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इनका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है। और इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आकार को बदल लेते हैं। जिस बर्तन में जाते हैं उसका ही आकार ये ले लेते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। अब रही बात गैस की। गैस क्या होते हैं, गैस जो होती हैं इनका जो क्या होता है, इनका ये ठोस और द्रव दोनों की तुलना में इनके जो अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जो होता है वो ठोस और द्रव दोनों की तुलना में कम होता है, ठीक है। और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस क्या क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका तत्व यानी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जिनके अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि लोहा है, चांदी है, तांबा है, सोना है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आदि, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि एक ही प्रकार के अणु हैं आपके पास। ऑक्सीजन दो हैं लेकिन है सेम, ठीक है, जिसमें सेम परमाणु होते हैं, ठीक है। जिन अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी ओ एक ही प्रकार का परमाणु है, ठीक है। फिर आपका जैसे ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या हुआ, N2 से आप लिखते हैं नाइट्रोजन, इसमें भी सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु यानी एक ही जैसे परमाणु N+N मिलकर N2 बन गया, ठीक है। यानी एक ही तरीके का परमाणु, यानी जिनके अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। समझ में आ गया आपको? अब आपका है यौगिक, यानी जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो यौगिक क्या होता है, जिनके अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व में आपने क्या पढ़ा, जिनके में केवल एक ही परमाणु होता है, और यौगिक में क्या होता है, जिनके अणुओं में दो या दो से अधिक या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बने होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल का अणु, तो जैसे जल का अणु क्या हो गया आपका, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। यानी इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु, यानी दो परमाणुओं, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी ये दोनों अलग अलग परमाणु। अगर यही ऑक्सीजन आपका कहा जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये आपका तत्व हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पानी की बात हो रही, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही, तो ये आपका यौगिक हो गया। तो समझ में आ गया तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। जिनके अणुओं में केवल एक ही तरीके के परमाणु, जो अणु मतलब एक ही तरीके के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं, और जिनके अणु दो या दो से अधिक या अलग अलग तरीके के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल, जल का अणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु आपके हो गए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं, किसी एक को मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना आपको सब है।
मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण वे पदार्थ, यानी मिश्रण या मिक्सचर आप कहेंगे, ठीक है। मिक्सचर मतलब ये होता है कि मिलावट, ठीक है। तो मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपके किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। उनका जैसे कोई अनुपात नहीं है कि आपका ये 2 किलो का अगर आपने कोई मिक्सचर मिलाया तो 2 किलो का ही दूसरा मिक्सचर मिले, या 1 ग्राम का कोई मिक्सचर मिलाया तो दूसरा भी 1 ग्राम का, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपात कोई भी हो, ठीक है, लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, ठीक है। तो मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए वायु, वायु में आपको पता है कि ऑक्सीजन का अनुपात अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होता है और जलवाष्प का अलग होता है, ठीक है। तो जैसे आपका वायु हुआ, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड, कई सल्फर और अरे कई दुनिया की कई सारी आपकी गैसें जो होती हैं वो मिली होती हैं वायु में। तो इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, ये किसी भी अनुपात में मिली होती हैं, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग अनुपात में मिली होती है, नाइट्रोजन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग और जलवाष्प अलग, ठीक है। तो यही कहा गया है कि मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो आप अब रट गया होगा आपको कि दो या दो से अधिक वे पदार्थ जो किसी भी अनुपात में मिले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध, दूध में आपका पानी भी होता है, वसा भी होती है। वसा यानी कि आपका क्या हो गया, जैसे कि आपकी जो आपकी चिकनाई होती है, क्रीम जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, यानी आपका मीठापन भी उसमें होता है और विटामिन भी होते हैं, ठीक है। समुद्री जल, समुद्री जल में आपको पता है उसमें पानी भी होता है और विभिन्न प्रकार के लवण भी होते हैं। जैसे कि आप समुद्र से क्या निकालते हैं? नमक को निकालते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के उसमें लवण भी मिले होते हैं। अब इनका कोई अनुपात तो होता नहीं कि अगर 10 लीटर आपका पानी है तो आपका 10 किलो उसमें लवण मिला हो, ऐसा कुछ नहीं है। आइसक्रीम, आइसक्रीम में दूध होता है और शक्कर होती है। अब ऐसा देखिए, दूध ज़्यादा होता है, शक्कर कम मात्रा में मिली होती है, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही अनुपात हो, ठीक है। सोडा वाटर, जैसे खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी के मिश्रण से मिलकर बना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या होता है। तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि वायु, दूध, समुद्री जल, आइसक्रीम, सोडा वाटर। और अगर आप इस तरीके की सारणी की तरीके से अगर आप अच्छे से बताएंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसे ये मिश्रण है, इनको घोल कर पी जाइएगा, यानी कि एकदम रट्टा मार लीजिए पूरा। ये आपका जो ये वाला टॉपिक ही है जो आपका पदार्थ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं इसको घोल कर पी जाइए। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं? मिश्रण आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब अलग अलग मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में आप क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? शक्कर घोल देते हैं, ठीक है। शक्कर घोलने के बाद क्या करते हैं? या आप नींबू और नमक का पानी बनाते हैं तो क्या करते हैं? आप नमक को पानी में घोलते हैं, या आप पानी में शक्कर को घोलते हैं, तो क्या आप दोबारा से उसे पानी से नमक को या शक्कर को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं। तो ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, यानी दो या दो से अधिक चीज़ें उसमें होती हैं, उसके बावजूद भी वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जो अच्छी तरीके से एकदम क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप पानी में बालू को घोलते हैं तो क्या होता है? बालू आपकी अलग दिखाई देती है, कुछ समय बाद आपकी बालू नीचे बैठ जाती है और पानी अलग दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे ठोस या द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में भी पता चल गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के गुण। अब मिश्रण के कौन कौन से गुण होते हैं? मिश्रण के आपके 3 गुण होते हैं, ठीक है। मिश्रण के सामान्यतः गुण इस प्रकार हैं। मिश्रण के घटक या अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं।
मैंने आपको बताया कि मिश्रण के लिए कोई अनुपात एक फिक्स यानी आपका एक निश्चित अनुपात ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया नमक और पानी का घोल या नमक और शक्कर का घोल जो होता है, तो आपका नमक थोड़ा पड़ता है, चीनी उससे थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है और पानी ज़्यादा होता है। तो मिश्रण का कोई भी अनुपात ये नहीं कि किसी भी अवयव का अनुपात एक समान हो, ठीक है, कि कोई किसी भी अनुपात में हो सकता है। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं, यानी कि मिश्रण में जो घटक जो आपने अवयव घोले हैं उनके अपने अपने गुण जो है विद्यमान होते हैं। जैसे शक्कर आपकी मीठी होती है, ठीक है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, और आपका नमक आपका जो होता है वो आपको पता है कैसा होता है, ठीक है। ठीक है, मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जाता है। कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनसे उनके घटक या उनके अवयवों को पृथक किया जा सकता है। जैसे आप बालू से अगर आप मिश्रण में कि जैसे पानी में आप बालू डालते हैं तो आप बालू को उनसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी जैसे आप चावल बीनते हैं, आपने घर पे अपने मम्मी को चावल बीनते हुए देखा होगा, तो उसमें से कण को अलग करती हैं, ठीक है। तो मिश्रण से उनके घटकों को पृथक भी किया जा सकता है, यानी अलग भी किया जा सकता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, और आप भी बताइएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ाती हूँ, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके बताने से कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक पॉइंट आपको समझा सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक करने की आवश्यकता, यानी मिश्रण के अलग अलग अवयवों को पृथक करने की हमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों, शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। आपको पता है शुद्धता यानी कि साफ सफाई हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना आवश्यक है। यानी हमारे जीवन में क्या है, हमारे दैनिक जीवन में मिश्रण से जो शुद्ध वस्तु को प्राप्त कर लेना, और उनके अंदर जो अनुपयोगी, जो हमारे लिए उपयोगी वस्तुएं नहीं हैं, जो हानिकारक अवयव हैं, हानिकारक वस्तुएं हैं, उनको दूर करना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी जो आपकी सारणी है, देखिए पृथक प्रक्रम, उद्देश्य जिनके कारण हम पृथक करते हैं, और पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लाई हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो क्या होता है, जैसे बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पृथक करना। आप जब चाय बनाते हैं तो चाय से चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप चाय पत्ती के साथ ही चाय पीते हैं, ये चावल में आप कंकड़ के साथ ही चावल को खाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमें क्या उद्देश्य मिलता है, जिसके कारण हम क्या पृथक करते हैं, इनसे हमें हानियाँ मिलती हैं, अशुद्धियों को दूर करते हैं हम इनसे, ठीक है, इन हानिकारक पदार्थों को दूर करते हैं या हानिकारक अवयवों को दूर करते हैं। पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं, अशुद्धियों या अनावश्यक अवयवों को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यानी कि जो भी चाय पत्ती होती है या जो कंकड़ होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब अगला है समुद्री जल से नमक पृथक करना तथा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल को पृथक करना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो लाभदायक अवयवों को हम पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। इसका ये हमारा कारण होता है और ये उद्देश्य होता है। और इनसे हम क्या, इन अवयवों को इसमें क्या अलग करते हैं, तो लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो मिश्रण में घटकों की मात्रा जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। अब देखिए, प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों द्वारा तथा जीवाणुओं को पृथक करना। यानी जो प्रदूषित जल होता है, जो गंदा पानी होता है, उससे हम धूल को और मिट्टी के कणों को और जीवाणुओं को कैसे अलग करते हैं, तो शुद्ध पदार्थ को पृथक करना। इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है, किस वजह से हम करते हैं, इससे हम शुद्ध पदार्थ को अलग करते हैं, और शुद्ध पदार्थों का उपयोग करने के लिए इसको हम अलग करते हैं, शुद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं और प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथक कणों को पृथक करने करने की विधियाँ। तो ये आपकी विधि पूछ ली जाती है, जैसे कि आपसे पूछ ली जाएगी फटकना या ओसाना विधि क्या होती है, या आपसे पूछ ली जाएगी कि चालना क्या होता है, बीनना क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ये सब आपकी विधियाँ हैं जो आपको पढ़नी है। तो पृथक करने की जो आपकी चार तरीके से विधि होती है, जैसे ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे ठोस पदार्थ से ठोस को कैसे पृथक करते हैं, जैसे कि आप चावल से कंकड़ को अलग करते हैं। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, यानी कि जैसे बालू, पानी में बालू को हमने आपको बताया ये अघुलनशील पदार्थ होता है, यानी जल में घुलता नहीं है, तो बालू को हम क्या करते हैं, पानी से अलग कर सकते हैं।
घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, हम घुलनशील ठोस पदार्थों को भी द्रव से पृथक कर सकते हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, यानी दो अमिश्रणीय जो द्रव होते हैं, यानी जो मिले हुए द्रव नहीं होते, उनको हम कैसे पृथक करते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका पहला पॉइंट है ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो ठोस फटकना और ओसाना जिसे हम बोलते हैं, देखिए आपने घर में अपनी माँ को सूप से गेहूं एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। इस विधि द्वारा वे सूप में अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं। पृथक करने की इस विधि को फटकना कहते हैं। देखा होगा कि सूप के द्वारा क्या होता है, गेहूं और चावल को फटकते हैं तो उससे अशुद्धियाँ जो होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा पृथक करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, फटकना कहते हैं। ठीक है, तो फटकना या ओसाना किसे कहते हैं, जब गेहूं और चावल को मम्मी सूप के द्वारा क्या करती हैं, फटकती हैं, उनसे अशुद्धियों को दूर करती हैं, तो इसी विधि को हम फटकना कहते हैं। ठीक है, वे ऐसा क्यों करती हैं, इस विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से पृथक किया जाता है, यानी जो हल्के ठोस पदार्थ होते हैं वो हवा के माध्यम से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते देखा होगा। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी गेहूं के कण उससे पास गिरते जाते हैं और हल्का भूसा हवा में उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। पृथक करके इस विधि को ओसाना कहते हैं। ओसाना किसे कहते हैं, देखिए ये जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से क्या होते हैं, जो किसान जो होते हैं वो गेहूं को क्या करते हैं, खड़े होकर जो होते हैं वो गेहूं को गिराते हैं। ठीक है, गेहूं को गिराते, जो भूसा जो होता है, तो जो भूसा युक्त अनाज होता है जो ऊपर से गिराते हैं तो भूसा अलग हो जाता है और हमारा अनाज अलग हो जाता है। ठीक है, ये आपको विधि जो गांव के बच्चे होंगे या जिनके यहाँ ज़्यादा खेती होगी उनको अच्छे से समझ में आ रही होगी। थ्रेशिंग क्या होता है, आपने खेत अथवा खलिहानों में अरहर धान के सूखे पौधे के गठन या ढेर देखे होंगे। पौधे में अनाज अलग करने के पहले पौधों को धूप में सुखाया जाता है। इस विधि में अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है, अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये आपकी डिफिनीशन है। और अगर आपका उदाहरण सहित पूछता है तो आप क्या कहेंगे, आपने देखा होगा कि किसान लोग क्या करते हैं, जो आपके पौधे होते हैं जिनमें गेहूं लगे होते हैं उनको खूब पहले क्या करते हैं, धूप में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद वो क्या करते हैं, पत्थर या लकड़ी पर उनको पटक पटक कर उनके जो गेहूं जो होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो यही एक क्रिया क्या होती है, थ्रेशिंग कहलाती है। अब तो थ्रेशिंग मशीन आने लगी है, उसकी सहायता से लोग ये काम करते हैं। पहले जब नहीं थी तो ऐसे ही करते थे। अब बीनना, हैंड पिकिंग, बीनना तो आपने देखा ही होगा, घर में आप भी होंगे, दाल चावल बीनते ही होंगे। तो इस विधि का उपयोग हम दाल चावल गेहूं आदि से अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ नहीं होते कि आपको बहुत ज़्यादा, बहुत कम ही कंकड़ होते हैं। हम प्रतिदिन घर में चावल अथवा दाल को पकाने से पहले उन्हें बीनते हुए देखते हैं। चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो चावल अथवा दाल की आकृति, आकार अथवा रंग से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें हाथ से बीनकर पृथक कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को बीनना कहते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक बार पढ़ के आराम से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके दैनिक जीवन में काम आती हैं। ठीक है, तो इनको तो रटने की ज़रूरत है ही नहीं, आपने देखा और आप एक बार पढ़ लीजिए तो आप आराम से इसको कर लेंगे। तो आपने अब बीनना, अब इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप आराम से लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चालना, चालना किसे कहते हैं, जैसे आप छन्नी से, आपके घर में छन्नी होती है, जैसे कि आप मान लो गेहूँ छानते हैं, जब आटा आटा आप छानते हो तो उसमें से चोकर निकलता है, चोकर को अलग कर लेते हैं और आपका आटा अलग हो जाता है, तब आप उसको क्या करते हैं, गूँथ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चालना होती है। दैनिक क्रियाकलापों में आपने आटे से रोटी बनाते देखी होगी। रोटी बनाने के लिए चलनी से आटा चालते हुए भी अवश्य देखा होगा। चलनी से आटा चालने पर चलनी में क्या रह जाता है, चोकर, यह भूसी रह जाता है। इसी प्रकार आपने मकान बनाते समय जाली में बालू को चालते हुए देखा होगा। इस प्रक्रिया में महीन बालू चालकर अलग कर दी जाती है और कंकड़ पत्थर जाली में ही रह जाते हैं। यह प्रक्रिया है चालना। ठीक है, इस प्रक्रिया में भिन्न भिन्न आकार के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृति के छिद्र वाले चालना प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको समझ में होगा कि चालना किसे कहते हैं। अब अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, हम ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए उनमें सफ़ेद रंग की गोलियां, यानी नेपथलीन की आपने गोलियां देखी होंगी, सफ़ेद रंग की होती हैं। ठीक है, कुछ महीने बाद गोली छोटी हो जाती है, कैसे, या गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि नेपथलीन सामान्य ताप पर वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है, भाप बनकर वो उड़ने लगता है। ठीक है,
यानी कांच की प्याली में जब आप जैसे कपूर और साधारण नमक का मिश्रण लें, अब एक कीप जिसमें फ़िल्टर पत्र लगा दो, उसकी भाँति पर इस पर उलट कर रखें। कीप की पतली नली के सिरे पर थोड़ी भीगी रुई रखें। पानी से भीगी रुई कीप के बाहरी भाग में लपेट दें। अब प्याली को क्या करें, चित्र की भांति क्या करते हैं, प्याली को चित्र की भांति रखकर तब तक गर्म करें जब तक मिश्रण से धुआं ना उगने लगे। आप क्या देखते हैं, यह धुआं का कीप के ठंडे भाग तक पहुंचने पर फिर से ठोस कपूर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का कपूर मिश्रण से पृथक हो जाता है। इस प्रक्रिया को, जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये सब इतनी कहानी आपको नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो ऊर्ध्वपातन की जो मेन डेफिनेशन यही है कि क्या डिफिनेशन है, ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए, यानी कि बिना पानी में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाता है। यानी कि जब आप ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना द्रव में यानी बिना पानी हुए ये क्या करते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। और वाष्प जो है ठंडा होने पर सीधे ये ठोस में बदल जाता है। इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, आघूलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, तलछटीकरण और निथारना। तलछटीकरण और निथारना किसे कहते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बालू जब आप पानी में मिला लेते हैं तो उसको कैसे अलग करते हैं, उसी को हम तलछटीकरण या यानी क्या होता है, जब बालू और पानी के मिश्रण से बालू को जब अलग करते हैं तो वो तलछटीकरण कहलाता है, और जब पानी को अलग करते हैं तो वो निथारना कहलाता है। यानी जब पानी में जब आप बालू मिला लेते हैं तो जो बालू को जब अलग करते हैं तो उसे हम तलछटीकरण कहते हैं, और जब पानी को अलग करते हैं तो उसे निथारना कहते हैं। समझ में आ गया। यानी पानी और बालू के मिश्रण से जब हम पानी को अलग करते हैं तो निथारना कहलाता है, और जब बालू को अलग करते हैं तो तलछटीकरण कहलाता है। बस यही आपकी इतनी डिफिनीशन है जो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको इतनी कहानी लिखनी है तो आप आराम से ये देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये आपको दिखा दिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, एक बीकर या गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी बालू मिलाएं। अब इसे थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें। हम देखते हैं कि बालू बीकर से में नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। अब यह छड़ के सहारे की भांति बीकर में पानी को दूसरे बीकर या गिलास से अलग कर लीजिए। इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं मिश्रणों को पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है जो द्रव में आघूलनशील हो तथा भारी होने के कारण उसकी पेंदी में बैठ जाते हों, यानी उसकी तली में बैठ जाएं। अविलेय ठोस पदार्थों की पेंदी में बैठने को तलछटीकरण या अवसादन कहते हैं। अब देखिए, छानना। छानना क्या होता है, देखिए, फिल्ट्रेशन जिसे हम फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फ़िल्टर पेपर आता है जिससे हम छानते हैं, तो एक फ़िल्टर पेपर आता है। अगर आप जो है साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा और आपको पता होगा, और जो साइंस साइड के नहीं वो भी देख सकते हैं, आराम से पढ़िए। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस गूदी को पृथक किया जाता है। इसके लिए छानने की विधि का प्रयोग करते हैं। घर में चाय को आपने अवश्य छाना होगा। अब भाई चाय ही पीते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक छन्नी आती है तो उसके द्वारा आप चाय को छानते हैं, यानी आपकी चाय पत्ती उस छन्नी में रह जाती है और आपका जो द्रव जो होता है वो नीचे गिर जाता है। तो द्रव में आघूलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जा सकता है। छानना में क्या होता है, छानना पत्र गोल आकार का कागज का बना होता है। इनमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इससे हम छोटे कणों को द्रव से छानकर पृथक कर लेते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर देखिए, एक छानना पत्र लें, उसे तिकोनी आकृति में मोड़कर एक फलन में लगाएं। फलन के नीचे एक बीकर रखें। अब एक दूसरे बीकर या गिलास में मिट्टी मिला हुआ गंदा पानी लेकर उसे धीरे धीरे फलन में डालें। हम देखते हैं कि साफ पानी फलन से निकलकर बीकर में एकत्र हो जाता है। यह प्रक्रिया भी छानना है, ठीक है। यहाँ मिश्रण में से सूक्ष्म आकार के अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने के लिए सूक्ष्म छिद्रों वाला छन्ना कागज फिल्टर उपयोग किया जाता है। अतः छन्ने का चयन मिश्रण के कणों के आकार के अनुसार किया जाता है। तो ये आपका हो गया छानना। इतना आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो लिखना है वो बस यहाँ से यहाँ तक ही याद करना है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आपका है अपकेंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम अच्छे से समझाएंगे। अपकेंद्र, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध से मक्खन को निकालना, ठीक है,
सॉरी दूध से, हाँ, मक्खन को निकालना, या दही से मथनी से फेंट कर मक्खन को निकालना, ठीक है, या छाछ को निकालना। तो इस उस विधि के लिए आप केंद्र विधि का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा मथनी से मथते हैं खूब ज़्यादा से दही को, तो उससे मक्खन निकल आता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपके घरों में दही को मथनी से फेंट कर मक्खन और छाछ को पृथक करते हैं, यानी अलग करते हैं, या आप डेयरी वगैरह में जाते हैं तो दूध से मक्खन को पृथक करते देखा है। दूध में चिकनाई यानी क्रीम के हल्के कण निलंबित होते हैं, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। इतना ही बस आपको लिखना है। लेकिन आगे देख लीजिए, दूध के जो भारी कण जो होते हैं वो तली की ओर आ जाते हैं, और हल्के कण यानी जो मक्खन होता है वो बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से कैसे पृथक करना होता है, ये चलिए देखते हैं। तो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाष्पन विधि क्या होता है, लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक घोलें, इस पानी को गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक नीचे शेष रह जाता है, ठीक है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन विधि में क्या करते हैं, किसी द्रव का जो वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, और यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इसी विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रही हूँ। जैसे कि आप कभी नहाने गए होंगे, तो आप अगर ठंड में क्या होता है, जब गर्म पानी, बहुत लोग गर्म पानी करके नहाते हैं, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे नहाने के बाद जो आपका जो बर्तन होता है, जब आप उससे सारा पानी ले लेते हैं तो बर्तन में नीचे देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद, वो बर्तन नीचे की जो तली होती है उस पर सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ जमा होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्रिया जो होती है वाष्पन विधि के द्वारा होती है। अब देखिए, आसवन विधि या डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। जैसे एक धातु की प्लेट ले लीजिए, और आप क्या करिए, एक धातु की प्लेट लेने के बाद आप क्या करिए, धातु की प्लेट लेकर जिस पर कुछ बर्फ रखो और प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर रखिए। गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। देखिए, आपने कभी आप खाना बनाते, अगर आपने कभी खाना बनाया होगा या चाय ही बनाते हैं आप, तो आपने देखा होगा जब आप जिस बर्तन से उसको ढकते हैं, यानी जिस प्लेट से आप उस भगोने को ढकते हैं, तो जब प्लेट को उठाते हैं तो देखते हैं कि पानी गिरने लगता है, यानी वो वही वाष्प होती है, ठीक है। गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो यह द्रव जल बन जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में इकट्ठी हो जाती है और भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी द्रव जब वाष्प होकर बदलता है तो वाष्पन क्रिया कहलाती है, और जब वाष्प जो है द्रव में बदलता है तो उसे हम संघनन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। तो आपको बस इतना ही लिखना है, लेकिन अगर आपको टाइम है आपके पास तो आप ज़्यादा सा लिख सकते हैं। अब क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। तो क्या होता है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें। इसमें फिटकरी को तब तक घोले जाए जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इस घोल को गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है और फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टली प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो ये सब मुझे आपको रटाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना समझाने की ज़रूरत है। आप खुद ही इतने समझदार हो कि आप समझ सकते हो, ठीक है। अब दो अमिश्रणीय द्रवों को हम कैसे पृथक करते हैं, चलिए देखते हैं। पृथक्करण विधि द्वारा देखो, पानी और मिट्टी के तेल का मिश्रण लें। इस मिश्रण को पृथक्कारी कीप में डालें और हिलाकर स्थिर होने दें, यानी रोके रहने दें। कीप में दो पृथक परतें दिखाई पड़ती हैं। दोनों परतों को पहचानें, कौन सी परत ऊपर है। मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर रहता है। अब पृथक्करण कीप की स्टॉप कॉक को खोलें और निचली परत में एकत्र द्रव को एक बीकर में निकालकर एकत्र करें। एकत्र किया द्रव पानी है, कीप में बचा द्रव मिट्टी का तेल है। आप देखेंगे कि केवल 1 या 2 बूंद पानी ही मिट्टी के तेल में शेष बचा रहता है, तो बाकी पानी मिट्टी के तेल से अलग कर लिया गया है, ठीक है, अलग कर लिया जाता है। अब आपकी ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा।
एक प्लेट में लकड़ी का बुरादा लें। आप लकड़ी के बुरादे को लेकर और लोहे की कील या सुई लें। एक चुंबक को प्लेट के पास ले जाएं। आप क्या देखते हैं कि चुंबक में लोहे की कील व सुई चिपक जाते हैं। इन्हें एक अलग प्लेट में एकत्रित कर लेते हैं। लकड़ी का बुरादा उसी प्लेट में रह जाता है। इसी प्रकार लोहे की वस्तुएं पृथक कर ली जाती हैं। समझ में आ गया? यानी कि आपकी प्लेट में लोहे का बुरादा और चुंबक की और क्या है, और आपके उस बुरादे में आपके लोहे की कीलें पड़ी हुई हैं। तो आप कैसे पृथक करोगे? आप एक चुंबक ले, और चुंबक लाने के बाद क्या होता है, जितनी भी लोहे की कील होंगी वो आपके चुंबक में चिपक जाएंगी, और जो आपका बुरादा होगा वो उसी नीचे ही आपकी प्लेट में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आप पृथक कर सकते हो। देखिए कितनी आसान विधि है। ये तो आपको, ये आपके दैनिक जीवन में होती रहती है, इसमें तो आपको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब आपका इम्पॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? प्रायः अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? हम क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा उनकी जानकारी कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। एक सफ़ेद खड़ी चाक लें। चाक के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर ड्रॉपर से बूंद बूंद स्याही डालकर चारों ओर एक लाइन बनाएं। एक प्लेट में थोड़ा पानी लेकर उसमें चाक का चौड़ा वाला हिस्सा रखें। ध्यान रखें जल स्तर स्याही लगी निशान के नीचे ही रहे। कुछ देर पश्चात निरीक्षण करें, क्या चौक जल सोख रहा है, या स्याही के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या क्या कई रंगों की पट्टियां चौक पर दिखाई दे रही हैं, या चौक में नीली स्याही के अतिरिक्त तो और रंग कहाँ से आया है? तो इन सबको हम कैसे देखते हैं? तो चौक के ऊपरी सतह तक जल के अवशोषण किए जाने से पहले की चौक पानी में बाहर निकाल लें। आपने चौक के निचले सतह से ऊपरी सतह तक रंगों के पैटर्न में क्या अंतर देखा? अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में चौक पर देखने वाले रंगों को पट्टियों का चित्र बनाएं। तो क्या आपने देखा उसमें? हमने देखा कि स्याही में केवल एक नीला रंग दिखाई देता है, और वास्तविकता में ये, मतलब वास्तव में ये क्या होता है? वास्तव में ये स्याही कई रंगों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो रंगों के पृथक्करण की यह विधि क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपके विज्ञान का सब लास्ट चैप्टर था, लास्ट यूनिट थी। अब आपका विज्ञान एकदम फिनिश हो गया है। कल से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है, हिंदी के उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो ही पढ़ाऊंगी जो आपके लिए उपयोग ज़रूरी है। देखिए आप इधर उधर ज़्यादा मत भागिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, वो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एक ही चैनल से पढ़ें, और एक ही चीज़ पढ़ें। ये नहीं कि आप बुक भी पढ़ रहे हो राजन श्री पवन से तो आपकी बैक लग सकती है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना सीखें। यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, जो हमेशा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं पहले उनको आप रिवाइज करें, क्योंकि आप क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं, बाकी इधर उधर के चैनल्स पे भागा करते हैं और किताबें लेकर राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ और एनसीईआरटी कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये सब ना करें, आप मेरी बात माने। आप एक चैनल को पकड़ें और उस पर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए मैंने अपनी क्लास में सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कराया है, ज़्यादा कुछ नहीं कराया। ना ही आप अति लघु में भागे, ना ही लघु में भागे, ना ही बहुविकल्पी में। एक पढ़ें आप, जैसे मैंने जैसे चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया, तो उसमें अति लघु उत्तरी भी उसी से आएंगे, उसी से आपके लघु भी आएंगे, और आपके बहुविकल्पी भी इन्हीं क्वेश्चन से ही बनते हैं, कहीं अलग से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें, और आपके पास टाइम कम है। अब जितना ये पढ़ाया जा रहा है, बस इसी को रिवाइज़ करें। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की क्लास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।